वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा विभिन्न विषयों के जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं 2024 में जो बोर्ड परीक्षा होने वाली उसके लिए, तो इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अर्थशास्त्र विषय के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 अर्थशास्त्र में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पेपर होता है उसका एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, तो उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडल पेपर है, जो आपका परीक्षा पैटर्न है वो किस प्रकार का होगा, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके ऊपर आधारित एक मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो देखिए, ये जो पेपर आपका जानते हो कि ये 4 पार्ट में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो खंड अ आपका है सेक्शन ए, उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका पहला जो प्रश्न है वो कौन सा है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है किसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। देखिए, हम जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में जो है वो कब आया था, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ जो है आपके, ठीक है, एडम स्मिथ की एक बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, 1776 में एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी, बुक आई थी। उस बुक का क्या नाम था, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ में ही क्या माना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। इसलिए जो एडम स्मिथ हैं उनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखिए, मानवीय श्रम का प्रतिफल है, ठीक है, मानवीय श्रम जो है उसका प्रतिफल क्या है। देखिए, उत्पादन के जो साधन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं लैंड, भूमि, तो भूमि अगर अपना योगदान देती है उत्पादन में तो उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो भूमि को तो क्या मिलता है, रेंट मिलता है, ठीक है, लगान मिलता है। जो पूंजी है, कैपिटल, उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तीसरा, उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और जो लेबर होता है, श्रम होता है, उसको क्या दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है, वेजेस। तो यहां पे आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा समस्त मौद्रिक संसाधन है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज जो है किसको कहा जाता है। तो जब हम भारत में मनी सप्लाई की बात करते हैं, मुद्रा पूर्ति को मापने के 4 मेजरमेंट हैं, 4 माप है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका कौन सा है, M1, जिसमें क्या लिया जाता है, करेंसी और मांग जमाओं को, C+D जिसको हम कहते हैं। दूसरा हमारा है मेजरमेंट, वो कौन सा है आपका, M2, और M2 में हम क्या सम्मिलित करते हैं, M1 के साथ में डाकघरों के पास में जो बचत जमाएं होती हैं, पोस्ट ऑफिस के पास में जो सेविंग्स होती हैं, उनको हम M2 में लेते हैं। तीसरा हमारा है M3, M3 हम कैसे निकालते हैं, M1 के अंतर्गत, ठीक है, जो आपका M1 है उसमें अगर हम जो बैंकों के पास में फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं, समय अवधि की जो जमाएं होती हैं, उसको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा। और चौथा जो मेजरमेंट है वहां पे वो कौन सा है आपका, M4। अगर हम M3 में जो डाकघर हैं उनके पास में जो टोटल डिपॉजिट्स होती हैं, पोस्ट ऑफिस के पास में जो टोटल डिपॉजिट होती हैं, राष्ट्रीय विकास जो विकास बचत पत्र होते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र NSC जो होते हैं, उनके अलावा अगर कुल जमाओं को हम ले लें पोस्ट ऑफिस की, तो आपका क्या बन जाएगा, M4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस हैं, समस्त मौद्रिक संसाधन जो है वो किसको कहा जाता है, M3 को कहा जाता है। अगला है, सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की जो मांग होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, डिमांड फॉर मनी, द स्पेक्युलेटिव मोटिव।
बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका फायदा उठाने के लिए जो मांग की जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, सट्टा मांग कहते हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड कहते हैं। और ये जो मांग होती है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करेगी, ब्याज की दर के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही होगा। अगला देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी हमारी कितनी है, 0.05 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए एमपीसी हमारे पास में गिवन है, ठीक है, एमपीसी हमको दे रखी है, एमपीसी कितनी दे रखी है, 0.5। तो आपको पता होना चाहिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों की जो टोटल होती है वो कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1। तो एमपीएस अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 में से एमपीसी को माइनस कर देना, ठीक है। 1 में से एमपीसी मतलब 1 में से आप क्या माइनस कर दोगे, एमपीसी यहाँ पे कितना है, 0.5 है। तो 1 में से एमपीसी 0.5 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 0.5। तो देखिए जब एमपीसी 0.5 होती है तो एमपीएस भी कितना होगा, 0.5 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अगला आपका है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, और जीएसटी आपका जो भारत में है वो कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे है वो करेक्ट है, जुलाई 2027। अगला देखिए, निम्न में से व्यापार खाते की मद नहीं है। ट्रेड अकाउंट की अगर हम बात करें तो ट्रेड अकाउंट में हम क्या करते हैं, वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को लेते हैं। वस्तुओं का आयात निर्यात मतलब देखिए वस्तुओं का जो आयात आपका है इंपोर्ट ऑफ गुड हो गया, और दूसरा वस्तुओं का निर्यात जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, दोनों को हम किस में लेते हैं, ट्रेड अकाउंट में लेंगे, व्यापार खाते में लेंगे। लेकिन आपका जो ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं वो व्यापार खाते में नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, अंतर भुगतान जो है वो व्यापार खाते की मद नहीं है। अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का, इंडिविजुअल यूनिट का। कोई एक फर्म हो सकती है, कोई एक उपभोक्ता हो सकता है, कोई एक उद्योग हो सकता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वस्तु की कीमत के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, एक फर्म का व्यवहार क्या है, एक इंडस्ट्री उद्योग का क्या व्यवहार है, बिहेवियर है, इन सब की स्टडी मतलब उपभोक्ता की रुचि का अध्ययन कर सकते हैं, वस्तु की कीमत का अध्ययन कर सकते हैं, एक फर्म के व्यवहार, इन सभी बातों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे एग्रीगेट आउटपुट, कुल उत्पादन कितना है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है, नेशनल इनकम, वो सब हम किसमें करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अवसर लागत होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट कह सकते हैं, आर्थिक लागत कह सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पे सही है। अगला है, बजट रेखा में शिफ्ट के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। जो हम बजट लाइन बनाते हैं तो बजट लाइन बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक तो उपभोक्ता की आय का प्रयोग करते हैं, कंज्यूमर की इनकम कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है, प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर। इसका मतलब उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों में अगर परिवर्तन हो जाए तो बजट रेखा भी क्या होगी, बदल जाएगी। कंज्यूमर की इनकम और जो प्राइजेस हैं गुड्स की अगर उसमें बदलाव आ जाता है तो बजट रेखा क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। राइट वर्ड भी हो सकती है, लेफ्ट वर्ड भी हो सकती है। बजट रेखा ऊपर की ओर, दाईं ओर भी शिफ्ट हो सकती है, बाईं ओर भी शिफ्ट हो सकती है। उसके कारण क्या है, ए और बी दोनों है। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अगला देखिए, मांग फलन है। ठीक है, डिमांड फंक्शन जो है वो क्या बताता है कि किसी वस्तु की जो मांग होती है, डिमांड है, वो किसके ऊपर निर्भर होती है, प्राइस के ऊपर। तो इसको हम मैथमेटिकल रूप में किस तरीके से लिखेंगे, डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डिमांड, मांग। मांग किसके ऊपर निर्भर है, एफ का मतलब क्या हो गया आपका, फंक्शन, फलन, और पी का मतलब क्या हो गया, प्राइस। मतलब किसी वस्तु की मांग जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर होती है, कीमत के ऊपर, प्राइस के ऊपर। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। ए ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से यू आकार का वक्र नहीं है। कौन सा आकार जो है, कौन सा वक्र जो है वो यू शेप का नहीं होता है। तो देखिए, कॉस्ट करो, यू शेप का मतलब कि लागत प्रारंभ में क्या होती है, घटती है, और फिर क्या होती है, बढ़ती है। तो देखिए, इस आकार के कौन कौन से वक्र होते हैं, सीमांत लागत वक्र जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट आपका, वो यू शेप का होगा। औसत लागत वक्र जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी यू शेप का होता है। और एक औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे कौन से आपके अल्पकालीन है। तो ये सब कौन से होते हैं, यू शेप के होते हैं। कौन कौन से, सीमांत लागत, औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका अल्पकालीन है, ये भी आपका अल्पकालीन है। तो देखिए, अल्पकालीन औसत लागत वक्र ये आपका यू आकार का होगा। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र ये भी यू शेप का होता है, यू आकार का होता है। और औसत परिवर्तनशील या परिवर्ती भी लिख सकते हैं लागत वक्र, ये तीनों आपके यू शेप के होते हैं। जो औसत स्थिर लागत वक्र है AFC, ये आपका यू शेप का नहीं होता है। ठीक है, इसका जो शेप है वो किस तरीके से होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ, इस तरीके से होता है आपका कौन सा, AFC वक्र। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं। ठीक है, सारे फैक्टर जो हैं वो वेरिएबल कब होंगे, मतलब सभी फैक्टर में जो चेंज है वो कब होता है, लॉन्ग रन में होता है। लॉन्ग रन मतलब आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन का मतलब किससे होता है, जब कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड, उत्पादन के कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, या कम से कम एटलीस्ट वन फैक्टर, एक साधन जो है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कम से कम अगर एक साधन स्थिर है, फिक्स्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन कहते हैं, अल्पकाल कहते हैं। और सभी साधन अगर हम बदल सकते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्ती होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग रन कहते हैं। तो उत्पादन के सभी साधन जो परिवर्ती होते हैं वो कब होते हैं, लॉन्ग रन में होते हैं। दीर्घ काल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अगला है, अधिमांग की स्थिति में बाजार कीमत क्या होगी। ठीक है, अधिमांग, एक्सेस डिमांड की अगर हम बात करें, देखिए जब आप संतुलन का डायग्राम बनाते हो तो ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र होता है, ये बाजार में संतुलित कीमत है। ठीक है, कौन सी है, ओपी, क्योंकि ई बिंदु पर क्या है आपका, मांग और पूर्ति दोनों क्या है, बराबर हैं। अब देखिए, अधिमांग का मतलब क्या हो गया, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। और डिमांड सप्लाई से ज्यादा कब होगी, जब आपकी जो संतुलन कीमत है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, उससे कीमत क्या हो, वस्तु की कम हो। जैसे अगर कीमत क्या है आपकी P1 है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं डिमांड क्या है, ज्यादा है, और सप्लाई क्या है, कम। ठीक है, डिमांड कितनी ज्यादा है सप्लाई से, इस अंतर के बराबर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। तो एक्सेस डिमांड कहते हैं, अधिमांग कहते हैं। तो अधिमांग की जो स्थिति है उसमें क्या होगा, आपका जो संतुलन कीमत है, ठीक है, उससे कीमत क्या होगी, कम होगी। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सी। ठीक है, वस्तु की जो कीमत है वो क्या होगी, संतुलन कीमत से कम होगी। तो ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन हो गया है जिसमें आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन होंगे। वो आपके कौन से होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, रिक्त स्थान वाले आते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो सबसे पहला वो कौन सा है, किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक,
ठीक है, किन्स की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है कि देखिए जब आप समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कब से आया है, 1936 से माना जाता है। 1936 में किन्स जो है उनकी एक बुक आई थी, उस बुक का क्या नाम था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, ये उसकी पुस्तक का नाम था, जो कब आई थी मार्केट में, कब पब्लिश हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, 1936 में। तब से ही समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। तो ये जो वर्ष आपका है 1936, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो किन्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी, वो कब प्रकाशित हुई थी 1936 में। दूसरा हमारा है गैर योजनागत व्यय की प्रमुख मद कौन सी है, मेन आइटम ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। देखिए योजनागत का मतलब क्या हो गया, सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जाती हैं, जैसे कि सिंचाई के ऊपर उसको कितना खर्चा करना है, तो योजनाओं के माध्यम से जो खर्चा किया जाएगा वो तो कौन सा होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन योजनाओं के अतिरिक्त सरकार का जो खर्चा होगा उनको हम क्या कहेंगे, गैर योजनागत व्यय कहते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। और उसमें मुख्य रूप से आपके कौन कौन सा आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, ब्याज का जो भुगतान किया जाता है, रक्षा के ऊपर जो खर्चा होता है, डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, प्रशासनिक व्यय जो आपका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, ये सब कौन से होते हैं, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग, इसको हमने पहले ही कर लिया था। एमपीसी और एमपीएस दोनों की जो टोटल होती हैं वो कितनी होती हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस, ठीक है, दोनों की जो टोटल है वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपको एमपीसी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस एमपीएस करके, और एमपीएस अगर निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी करके इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देखिए, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय क्या कहलाता है। ठीक है, जिस इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं के बदले में होता है उसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपका है, फलन आगतों व निर्गतों के मध्य संबंध को दर्शाता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन का, किसी वस्तु की एक निश्चित इकाइयां उत्पादित करने के लिए कितने साधनों की आवश्यकता होगी, ये हम उत्पादन फलन के द्वारा देखते हैं। अगला देखिए, रेखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच किस प्रकार की होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मिड पॉइंट पर क्या होगी, जब हमारा जो डिमांड कर्व है वो किस प्रकार का है, लीनियर। ठीक है, एक सीधी रेखा के रूप में जब मांग वक्र होता है ऐसा, तो इसका जो मिड पॉइंट है बीच में, यहाँ पे जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी है, वो कितनी होती है, इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो मांग की लोच कितनी होगी, इकाई के बराबर होगी, यूनिटरी कह सकते हैं, इक्वल टू 1 कह सकते हैं। फिर इसका अंतिम प्रश्न देखिए वो कौन सा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है डैश द्वारा किया जाता है। ठीक है, वस्तु की कीमत का जो निर्धारण वो किसके द्वारा किया जाएगा, इंडस्ट्री, उद्योग के द्वारा, या हम कह सकते हैं बाजार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, बाजार का मतलब किसमें हो गया, जहां पे वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो मांग और पूर्ति जहां पे बराबर होगी वहां पे क्या होगा, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होगा, मांग और पूर्ति हम कह सकते हैं उद्योग के द्वारा निर्धारित होती हैं, और फर्म क्या करती हैं, उस कीमत को क्या करेगी, वो स्वीकार करेगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार या उद्योग, इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, या मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है, ये सब सही है। अब देखिए तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो कौन से हैं, अति लघुत्रात्मक है, जिनके आंसर आपको 10 से 20 शब्दों में देना है। ठीक है, 1-2 लाइन में इसका आंसर आपको देना होता है। तो इसमें आपका जो सबसे पहला प्रश्न है वो कौन सा है, आर्थिक एजेंट किसको कहा जाता है। साथ साथ में आप चाहें तो एक नोटबुक लेके बैठिए जिसमें आप सभी के आंसर भी लिखते जाइए।
तो देखिए आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, आर्थिक निर्णय लेते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या संस्थाएं जो क्या करती हैं, आर्थिक निर्णय लेती हैं। आर्थिक निर्णय का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग उपभोक्ता है तो हम क्या निर्णय लेंगे कि हमको किस वस्तु का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। ठीक है, क्या एवं कितना उपभोग करना है, ये कौन निर्णय लेगा, उपभोक्ता। तो वे व्यक्ति और संस्थाएं जो क्या करते हैं, आर्थिक निर्णय लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आर्थिक एजेंट कहा जाता है। जैसे उपभोक्ता यह निर्णय लेता है कि क्या एवं कितना उपभोग किया जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कंज्यूमर डिसीजन लेता है कि उसको कितना कंज्यूम करना है, कौन से गुड्स को यूज करना है, वो आर्थिक एजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है निवल निर्यात क्या होता है। ठीक है, निवल निर्यात आपका क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स में से, निर्यातों में से अगर हम क्या करें, इंपोर्ट, आयात को अगर माइनस कर दें, निर्यात माइनस आयात का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है, नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है, निवल निर्यात कहा जाता है। अगला है अर्थव्यवस्था की कोई एक केंद्रीय समस्या बताइए। वन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मुख्य रूप से कितनी होती है, 3 होती है। सबसे पहले आपकी क्या है, क्या एवं कितना उत्पादन किया जाए। ठीक है, यहाँ उत्पादन क्या किया जाए, ये सबसे पहली समस्या आपकी। दूसरी क्या है, उत्पादन जो है वो कैसे किया जाए। और तीसरी समस्या क्या है, उत्पादन जो है किसके लिए किया जाए। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये आपकी 3 समस्या होती हैं, जिसमें से कोई से भी एक यहाँ पे आपको लिखनी है। अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का जो मांग वक्र है वो कैसा होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करें तो इसमें जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है, इसको हम लिखेंगे एक्स अक्ष के समानांतर, या हम इसको कह सकते हैं पूर्णतया लोचदार होता है। ठीक है, पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का मांग वक्र पूछा हुआ है, तो फर्म का मांग वक्र आपका कैसा होगा, एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल होता है, एक्स अक्ष के समानांतर। इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्णतया लोचदार भी कह सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक भी कह सकते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी लिखिए, पूर्णतया लोचदार लिख लो, या फिर एक्स अक्ष के समानांतर होता है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, परफेक्ट इलास्टिक या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और फिर ये आपको डायग्राम बनाना है इस तरीके से। अगला हमारा है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक क्या होगा, एक वर्ष की अवधि में हमारे देश की भौगोलिक सीमा में, या घरेलू सीमा जिसको हम कहते हैं, घरेलू सीमा में एक वर्ष की अवधि में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। ठीक है, हमारे देश की जो घरेलू सीमा है उसमें एक वर्ष की अवधि में जितना भी उत्पादन किया जाता है अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला आपका है राजस्व घाटे का सूत्र लिखिए, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको हम कैसे निकालते हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं उसमें से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। राजस्व घाटा बराबर क्या होगा, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लिखना है। अगला है बाजार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण लिखिए, मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें। ठीक है, जिसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, मांग और पूर्ति के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं यूएसए जो है वो मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण, मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला आपका है बजट रेखा क्या होती है। ठीक है, बजट लाइन क्या बताती हैं कि उपभोक्ता के बजट को दर्शाती हैं, कि उपभोक्ता के पास में जो बजट है उस बजट से वो हम तटस्थ वक्र में, इंडिफरेंस कर्व में दो वस्तुओं की बात करते हैं, एक्स और वाई।
तो इन दोनों वस्तुओं की वो कितनी मात्रा खरीद सकता है, उसकी एक सीमा जो है वो बताती कौन, बजट रेखा। तो बजट रेखा क्या बताती है, उपभोक्ता अपने बजट के माध्यम से या उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीद सकता है उसको बताती है बजट लाइन, बजट रेखा। और फिर अंतिम प्रश्न इसमें आपका है, सरकार द्वारा घाटे का वित्त पोषण कैसे किया जाता है। देखिए, जब सरकार का खर्चा जो है एक्सपेंडिचर वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इनकम, आय के कंपैरिजन में। ठीक है, सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इनकम के कंपैरिजन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं, घाटा कहते हैं। और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, या तो सरकार क्या करेगी, ऋण लेती है, ठीक है, या फिर सरकार क्या करेगी, जो सरकारी प्रतिभूतियां उसको बेचेगी, या नए नोटों को छापती हैं, नई जो करेंसी है उसको इश्यू करेगी, मतलब नए नोट छापे जाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये सरकार क्या करती है, अपने घाटे को पूरा करने के लिए वित्त पोषण वो करती है। ठीक है, सरकार उधार ले सकती है, या सरकार अपने कोई बॉन्ड है उनको बेच सकती है, या फिर नई मुद्रा को वो जारी कर सकती है। अब देखिए अगला जो आपका आ जाएगा वो कौन सा है, खंड ब है। ठीक है, जिसमें आपको लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इनके आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। ठीक है, मतलब 3-4 लाइनों में इसका आंसर आपको देना होता है। तो सबसे पहला आपका कौन सा है, निवेश को परिभाषित कीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट एक तरह से क्या होता है, आय का वह भाग जो पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है, मतलब नियर फ्यूचर में, भविष्य में अधिक आय को पैदा करने के लिए, सृजित करने के लिए खर्च किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। जैसे आपको किन्स की डेफिनेशन याद रखनी है कि किन्स ने क्या बताया कि पूंजीगत पदार्थों में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो कैपिटल गुड्स होती हैं उसमें जो इंक्रीज होती है, जो वृद्धि होती है, उसी को क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो पूंजीगत उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, ठीक है, कोई मशीनरी अगर परचेज की जा रही है, कोई कैपिटल इक्विपमेंट अगर परचेज किया जा रहा है, या कोई नई बिल्डिंग बनाई जाती है, ये सब आपके कौन से होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। अगला आपका है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरा आपका है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। क्या होता है इसको आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सकारात्मक की बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब आपका क्या हो गया, सकारात्मक का मतलब ये हो गया कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करें, मतलब अर्थव्यवस्था की अभी वास्तविक स्थिति क्या है उसका जन्म किस में करते हैं, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में। जैसे कि अर्थव्यवस्था की अभी स्थिति क्या है, ठीक है, या क्या पहले थी, इसकी जो स्टडी है, अध्ययन है, वो हम किस में करते हैं, सकारात्मक में, पॉजिटिव में। इसमें किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया जाता। जैसे अगर हम कहें कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी जो स्टडी है, इसका जो अध्ययन है, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में। लेकिन जब हम आदर्शक आर्थिक विश्लेषण की बात करते हैं, नॉर्मेटिव की बात करते हैं, तो नॉर्मेटिव में हम किसका अध्ययन करते हैं, व्हाट और टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, सजेशन देते हैं कि मतलब ये बेरोजगारी की जो समस्या है भारत में वो अच्छी नहीं है, सो बेरोजगारी को किस प्रकार से दूर करना चाहिए, उसके लिए जो सजेशन दिए जाते हैं वो आपका किस में आएगा, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में आएगा। अगला हमारा है अनधिमान मानचित्र, इंडिफरेंस मैप क्या होता है। ठीक है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि जब हम एक ही रेखा चित्र में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दें, एक से ज्यादा अगर अनधिमान वक्र बना दे, दिए हमारा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस मैप बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये अनधिमान मानचित्र बन जाएगा। ठीक है, इसको देखो, इंडिफरेंस कर्व को इंग्लिश में हम अनधिमान वक्र को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व, इसलिए हम क्या लिखते हैं, IC। तो ये आपका IC1 हो गया, ये आपका IC2, ये आपका IC3, IC4, मतलब अनाधिमान वक्र हमने 4 बनाए, जिसको हमने क्या नाम दिया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इधर हम क्या लेते हैं, एक वस्तु, जैसे X आपने इधर ले ली, दूसरी जो गुण है आपकी वस्तु Y इधर हमने ले ली है। ठीक है, तो जो अनधिमान मानचित्र है उसमें जो वक्र ऊपर होगा वहां पे संतुष्टि क्या होगी, ज्यादा। तो देखिए सबसे ऊपर आपका कौन सा है, चौथे नंबर वाला, तो यहाँ पे संतुष्टि क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी।
फिर किस पे होगी, IC3 पे होगी, फिर किस पे होगी, IC2 पे होगी, IC2 पे होगी, फिर सबसे कम किस पे होगी, IC1 पे। तो जो वक्र ऊपर होता है वहां पे संतुष्टि भी क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसकी दो विशेषताएं आपको लिखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसमें क्रेता और विक्रेता होते हैं अधिक संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, दूसरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। फिर दूसरा, इसमें समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सभी फर्में जो चीजें बनाती हैं वो क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। उनकी साइज की अगर हम बात करें, क्वालिटी की अगर हम बात करें, प्राइस की हम बात करें, सभी में वो क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो समरूप होती हैं, समरूप होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। और क्रेता विक्रेता क्या होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। फर्म का जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, पूर्णतया लोचदार होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल दो ही विशेषताओं के बारे में पूछा हुआ है, तो दो ही विशेषताएं आपको शॉर्ट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। अगला है, व्यावसायिक बैंकों के प्राथमिक कार्य। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसके प्राथमिक कार्य मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, जमाओं को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और दूसरा ये क्या करते हैं, एडवांसिंग लोन, ऋण देने का कार्य करते हैं। तो इन दोनों कार्यों को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों के कौन कौन से कार्य होते हैं, बैंक क्या करते हैं, लोगों की जो डिपॉजिट होती है, जमा होती है, उसको स्वीकार करते हैं और लोगों को ये ऋण देने का, लोन देने का कार्य करते हैं। अगला है, गुणक की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, जो आपका मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, तो मल्टीप्लायर आपका क्या दर्शाता है कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है, ठीक है, तो निवेश से आय में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें कितना परिवर्तन होगा। जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो निवेश से आय क्या होगी, कई गुना बढ़ेगी। तो निवेश बढ़ने से आय में कितनी वृद्धि होगी, इसका जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया जाता है, गुणक के द्वारा। इसी तरीके से जब अर्थव्यवस्था में निवेश अगर कम कर दिया जाए, कुछ पैसा बाहर निकाल दिया जाए अर्थव्यवस्था से, मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर दिया जाए, कुछ फैक्टर जैसे माना कि अगर बंद कर दी जाए, तो उससे राष्ट्रीय आय का स्तर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो गुणक एक तरह से क्या दर्शाता है, अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन होने से, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है उससे नेशनल इनकम में कितना चेंज होता है, राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन होगा, उसका माप किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका मल्टीप्लायर है, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम। आय में परिवर्तन में डिवाइड कर दो, भाग दे दो किसका, निवेश में परिवर्तन का, तो क्या आ जाएगा, गुणक आ जाएगा। कि आपका क्या है, मल्टीप्लायर है, गुणक है। और गुणक जो है मल्टीप्लायर, उसका मूल्य किसके ऊपर निर्भर करेगा, एमपीसी के ऊपर। तो फॉर्मूला आपका ये भी बन सकता है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, दोनों फॉर्मूला आपके जो है वो किसके हैं, मल्टीप्लायर। अगर आपको एमपीसी दे रखे तो हम कैसे निकालेंगे, 1/1 माइनस एमपीसी करके। और निवेश अगर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो निवेश में परिवर्तन कितना हुआ है और आय में कितना परिवर्तन हुआ है, दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर कहेंगे। इस तरीके से आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अगला देखिए, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की जो संकल्पना है उसको समझाइए। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम अल्पकाल की बात करें, शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, तो शॉर्ट रन में आपका क्या होता है, उत्पादन के कुछ साधन क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं, और कुछ साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो अल्पकाल में स्थिर साधन भी होते हैं, परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। और अल्पकाल की जो व्याख्या है वो किसके द्वारा करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, जो आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, या जिसको हम परिवर्ती अनुपातों का नियम भी कहते हैं, उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, अल्पकाल के द्वारा।
जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं, तो दीर्घकाल में आपका क्या होता है, उत्पादन के जो सभी साधन है वो क्या होते हैं, वेरिएबल। ठीक है, ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। और इसकी जो व्याख्या वो किसके द्वारा की जाती है, पैमाने के प्रतिफल के द्वारा। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के जो प्रतिफल है उसकी व्याख्या, उसका संबंध किसके साथ में है, लॉन्ग रन के साथ में है, दीर्घकाल के साथ में है। अगला है, बाजार संतुलन किसे कहते हैं, रेखा चित्र भी बनाइए। ठीक है, बाजार संतुलन का मतलब जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होते हैं, जब अर्थव्यवस्था में बाजार मांग और बाजार पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बाजार संतुलन कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आपकी मार्केट डिमांड है, ये है मार्केट सप्लाई। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम हो गया। ई पॉइंट आपका क्या है, इक्विलिब्रियम का है। ये आपकी संतुलन कीमत है, इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है, ओ से लेकर पी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, ओ से लेकर क्यू। इधर हमने क्या लिया है, प्राइस कीमत, और ओ एक्स पर हमने क्या लिया है, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये डायग्राम भी आपको इसमें साथ में बनाना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, उपभोग फलन सी इक्वल टू कितना है, 40 प्लस 0.8, और निवेश फलन आई आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, संतुलन की स्थिति में आय कितनी होगी, इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ध्यान रखनी है कि y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई। यहाँ पे आपका c कितना है, ठीक है, c आपका यहाँ पे कितना है, 40 प्लस 0.8y। तो y इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, ये तो हो गया c, प्लस आई कितना है आपका 10। ठीक है, अब देखो y वालों को आप एक तरफ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 0.8y इक्वल टू 40 और 10 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1y है, y का मतलब देखो ये y जो लिखा हुआ है ना, y का मतलब क्या हुआ आपका 1y है, ये 1y, एक y तो है, और इसमें से अगर हम 0.8y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 0.2y बचेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, y का मतलब क्या है, ये 1y, 1y में से एक में से अगर हम 0.8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.2 बचेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.2y इक्वल टू कितना है, 50। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 में 0.2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0.2 का हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, ऊपर 500 आ जाएगा, 500 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, तो y जो आपकी होगी वो कितनी होगी, 250, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक बार आप लिख लीजिएगा, अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एक बार और देख लेना इसको, मैंने जो बताया, ठीक है, उसको एक बार और देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, व्यापार घाटा तथा व्यापार आधिक्य को समझाइए। ठीक है, व्यापार घाटा कब होता है, देखिए जब हमारे आयात जो हैं वो ज्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, निर्यात की तुलना में। ठीक है, जो हमारे इंपोर्ट हैं अगर वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, व्यापार घाटा होगा। और व्यापार आधिक्य कब होता है, जब हमारे जो एक्सपोर्ट हैं, जो निर्यात हैं, वो ज्यादा है किसकी तुलना में, आयातों की तुलना में। तो ये स्थिति किसको दर्शाएगी, व्यापार आधिक्य को दर्शाएगी। ट्रेड सरप्लस कब होता है, ट्रेड सरप्लस होगा जब एक्सपोर्ट हमारे क्या हैं, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, इंपोर्ट के कंपैरिजन में। ट्रेड डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डेफिसिट होगा। अगला है, अवमूल्यन को परिभाषित कीजिए, अवमूल्यन करने पर विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, डीवैल्यूएशन। ठीक है, डीवैल्यूएशन क्या होता है कि जब सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे देश की जो मुद्रा है जिसको हम डोमेस्टिक मनी कहते हैं, घरेलू मुद्रा, उसका विदेशी मुद्रा के रूप में अगर मूल्य क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन कहेंगे। ठीक है, अवमूल्यन कहेंगे। जैसे कि माना कि अभी $1 का जो मूल्य है, ठीक है, वो आपका कितना है, माना कि 82 रुपीज है।
अब गवर्नमेंट क्या कर दें, $1 का जो मूल्य वो माना कि कितना कर दें, 85 कर दें। तो इसको हम क्या कहेंगे, अवमूल्यन कहेंगे, डीवैल्यूएशन कहेंगे। ठीक है, मांग और पूर्ति के द्वारा जो अभी माना कि हमारा जो मूल्य है $1 का मूल्य वो रुपए में कितना है, 82 रुपीज के इक्वल है, लेकिन सरकार ने उसको कितना कर दिया, सरकार ने उसको कर दिया है $1 इक्वल टू 85। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम कहेंगे अवमूल्यन। विदेशी मुद्रा में देखो, पहले अगर हम अमेरिका से माना कि $1 की वस्तु अगर मंगाते थे, आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, तो हमको कितने देने पड़ते थे, 82 रुपीज देने पड़ते थे। लेकिन अब अगर हम $1 की वस्तु मंगाएंगे, हम आपको कितने देने पड़ेंगे, अब अमेरिका को 85 रुपीज देने पड़ेंगे। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। और ज्यादा देना पड़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो विनिमय दर है वो एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब अब हमें विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले में हमारे देश की जो मुद्रा है वो ज्यादा देनी पड़ रही है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो इंपोर्ट हैं, आयात, वो क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, डिवैल्यूएशन से क्या होगा, आयात जो है वो क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, कम आयात करेंगे, जबकि हमारे जो निर्यात हैं वो क्या होंगे, सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, निर्यात सस्ते कैसे हो जाएंगे, कि पहले जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर हमको $1 देता था तो हम उनको क्या करते थे, 82 रुपीज की हमको चीज देते थे। लेकिन अब हम कितनी दे रहे हैं उनको, 85 की दे रहे हैं, मतलब उनको ज्यादा दे रहे हैं, तब उनको क्या लगेगा, सस्ता लगेगा। तो जो अवमूल्यन, उससे क्या होता है, निर्यात महंगे होते हैं, और सॉरी, निर्यात तो सस्ते होते हैं, एक्सपोर्ट सस्ता होगा, और जो आयात इंपोर्ट है वो क्या होगा, महंगा होगा। अगला है, मांग की कीमत लोच की 2 श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, आपको 2 पूछे तो 2 देखिए। एक तो होती है ई, जिसको हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार। ठीक है, पूर्णतया लोचदार आपकी कौन सी होती है, ई इक्वल टू अनंत। और एक होती है पूर्णतया बेलोचदार, ई बराबर 0 होती हैं। इन दोनों का आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ई बराबर अनंत का मतलब क्या हो गया, जब कीमत में परिवर्तन नहीं हो लेकिन मांग में कितना ही परिवर्तन हो जाए। और मांग वक्र आपका कैसा बनेगा, पूर्णतया लोचदार, मतलब एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा। दूसरी स्थिति आपकी कौन सी होती है, पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें क्या होता है, कीमत वस्तु की बढ़े या घटे लेकिन मांग क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, इसमें देखिए मांग कितनी है, ओ से लेके क्यू तक है, चाहे कीमत कितनी हो, ओ से लेके पी हो। अगर कीमत बढ़ के अगर P1 हो जाए तब भी मांग कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक ही है। अगर कीमत घट के P2 हो जाए तब भी मांग कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक की। मतलब कीमत के बढ़ने या घटने पर मांग में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। ई इक्वल टू कितना है, 0। ई का मतलब लोच, इलास्टिसिटी आपकी कितनी है, 0 है। और ई इक्वल टू इनफाइनाइट है। ठीक है, अनंत, इसका मतलब क्या हो गया, कीमत तो स्थिर है, कीमत के स्थिर रहने पर मांग में कितना ही परिवर्तन हो। ठीक है, मांग चाहे आपकी ओ से लेकर क्यू तक हो, चाहे उसी कीमत पर मांग बढ़ जाए या उसी कीमत पर मांग क्या हो जाए, घट जाए, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मांग घटे या बढ़े, जिसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार कहते हैं। तो आपको 2 समझानी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी 3 और होती हैं। एक तो होती है आपकी इकाई लोचदार इक्वल टू 1, एक होती है अत्यधिक बेलोचदार लेस देन 1, जिसको हम कहते हैं, एक आपकी होती है अत्यधिक लोचदार मोर इलास्टिक ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 5 स्थितियां होती है, इनमें से आपको केवल 2 ही यहाँ पे समझानी है। फिर देखिए अगला जो आपका है वो कौन सा है, खंड स है, सेक्शन सी है। ठीक है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको 6-7 लाइनों में आपको आंसर देना होता है। इसमें सबसे पहला आपका देखिए 16 प्रश्न, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टॉक एवं प्रवाह को आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए स्टॉक क्या होता है आपका, ठीक है, स्टॉक क्या होगा, वह मात्रा जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर हम मापते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसको हम मेजर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक। एग्जाम्पल, जैसे आज तारीख है 18 फरवरी 2024। ठीक है, इस दिन हमारे बैंक अकाउंट में माना कि 10,000 रुपए जमा है आज की तारीख में, तो इसको आप क्या कहोगे, स्टॉक कहेंगे। ठीक है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक निश्चित समय बिंदु की अगर आप बात करोगे, उस पे कोई भी मात्रा है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। कि जैसे आज की तारीख में हमारे गोदाम में, हमारा कोई गोदाम है माना कि उसमें 100 क्विंटल माल जो है भरा हुआ है, ये आपका क्या है, स्टॉक है।
जिसको हमने पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया है, समय के बिंदु पर मापा है। जबकि जो फ्लो आपका है, प्रवाह है, उसको हम कैसे मापते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम में जिस मात्रा को समयावधि में मापा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे। जैसे कि हमारा बैंक में जो पैसा जमा है, ठीक है, उस पे जो क्वार्टरली है, त्रैमासिक, कितना ब्याज मिलता है, माना कि 50 रुपए का ब्याज मिलता है। तो ये आपका क्या है, इसको आपने कैसे मापा है, त्रैमासिक, 3 महीनों के आधार पर, क्वार्टरली मतलब पीरियड ऑफ टाइम में, समयावधि में जिसको हम मापेंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे। तो ब्याज जो है आपका, ठीक है, लोगों की इनकम जो होती है, आय होती है, आय कैसे होती है, प्रतिदिन हो सकती है, प्रति महीने हो सकती है, तो आय आपकी क्या है, प्रवाह है। हमारे घर में जो टंकी है उसमें जो पानी भरा हुआ है वो क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक और प्रवाह के कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखना है। साथ में है, अगला है आपका उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करेगा वो आपकी कौन सी होगी, कंज्यूमर गुड्स होगी, उपभोक्ता वस्तुएं। जैसे हम अपने घर के लिए एक टीवी खरीद के लाए हैं, खाने की सामग्री लेके आए हैं, तो ये आपकी कौन सी है, कंज्यूमर गुड है। ठीक है, दूध हो गया आपका, दही हो गया, टीवी हो गया, घर के लिए अगर लेके आए, तो आपका कौन से है, कंज्यूमर गुड्स। पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए प्रयोग की जाती है, उनको हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स कहेंगे, पूंजीगत वस्तु कहेंगे। जैसे कि मशीनें हैं आपकी, कोई बिल्डिंग बनाई है, ये आपकी कौन सी है, कैपिटल गुड्स है। मतलब दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं और जिनकी कीमत क्या है, ज्यादा है, ऊंची, हाई प्राइस है, वही आपकी कौन सी होगी, कैपिटल गुड्स होगी, जिनका प्रयोग हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल भी होती है साथ साथ में। मशीनें जैसे आपकी, उनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वो कौन सी है, कैपिटल गुड्स होगी। ठीक है, अगला एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको कारक लागत पर निव्वल राष्ट्रीय आय निकालनी है। नेट नेशनल इनकम या प्रोडक्ट किस पे निकालनी है, कारक लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे। तो एनएनपीएफसी का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहां पे आपको पास में क्या दे रखा है, देखो, एक तो सकल घरेलू उत्पाद दे रखा है, जीडीपी दे रखा है, फिर आपको विदेशों से निवल कारक आय दे रखी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनएफआईए आपको दे रखा है 150। निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी आपके पास में कितना है, 200 करोड़ है। और मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन आपके पास में कितना है, 50 करोड़। तो देखिए, एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में जीडीपी दे रखी है, जीडीपी में हम क्या करेंगे, विदेशों से जो प्राप्त आय हैं उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एनएफआईए को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करोगे आप, माइनस करोगे। और जो डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास, उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए, ये आपका 1000 करोड़ दे रखा है जीडीपी, उसमें आप विदेशों से जो प्राप्त आए हैं उसको जोड़ दीजिए 150 को, अप्रत्यक्ष कर 200 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन जो 50 उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1000 में से अगर आप 200 और 250 को माइनस करोगे और 150 को जोड़ना है, मतलब कुल मिला के आपका अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 900 करोड़। ठीक है, तो 900 करोड़ हमारी क्या है, निवल राष्ट्रीय आय है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 1000 में प्लस करना है आपको 150, तो 1150, 1150 में से 50 को माइनस कर दीजिए, 1100 बचेगा, और 11 में से 200 को माइनस कर देना, कितना बचेगा, 900। अगला है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों को समझाइए। ठीक है, मतलब राजस्व प्राप्तियां, दोनों प्राप्तियां, मतलब सरकार को पैसा मिल रहा है। ठीक है, सरकार को पैसा मिल रहा है लेकिन वापस नहीं देना पड़ता है, वो कौन सा होगा, आपका राजस्व प्राप्ति होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी। ठीक है, जो पैसा वापस नहीं देना पड़ता है, जैसे सरकार को टैक्स के रूप में जो पैसा मिला है, जीएसटी हो गया आपका, इनकम टैक्स हो गया, इनसे जो पैसा मिला है वो वापस नहीं देना पड़ेगा, तो दायित्व उत्पन्न नहीं करता, मतलब लाइबिलिटीज जो क्रिएट नहीं करते हैं, वो कौन से होंगे, राजस्व प्राप्ति होगी। और इन पैसों को मिलने से क्या होता है, सरकार की जो एसेट्स हैं, परिसंपत्तियां भी कम नहीं होती हैं।
ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्तियां। एग्जाम्पल आपके कौन से हो जाएंगे, सारे जितने भी टैक्स हैं, चाहे वो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, सारे टैक्स से जो पैसा मिलता है वो कौन सा होता है आपका, राजस्व प्राप्ति। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट की आपको जैसे लाइसेंस बनाए उसकी अगर फीस देनी पड़ती है, ठीक है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, राजस्व प्राप्ति में आ जाएगा। जबकि पूंजीगत प्राप्ति में कौन सा आ जाएगा, जो सरकार को पैसा मिला है वापस अगर लौटाना पड़ता है, जैसे कि सरकार ने ऋण लिया है तो ऋण तो वापस क्या करना पड़ेगा, लोन अगर लिया है तो वापस चुकाना पड़ेगा, तो ऋण जो है वो आपका कौन सा है, कैपिटल रिसिप्ट्स होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगी। इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि सरकार की जो एसेट्स हैं अगर वो कम हो जाए, परिसंपत्तियां कम हो जाए, मतलब सरकार ने क्या किया, माना कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जैसे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसको बेच दिया, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बेचने से क्या हुआ, अब सरकार की पहले तो ये एसेट थी, संपत्ति थी, लेकिन अब इसको बेच दिया, इसका मतलब ये अब सरकार की नहीं रही है, ठीक है, या सरकार इसके अगर कुछ शेयर बेच दें तो इससे जो पैसा मिल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। तो पूंजीगत प्राप्ति में आपका कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा जैसे ऋण आ जाएगा, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्यम है उसको अगर बेच दिया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश कहते हैं, तो विनिवेश से जो पैसा मिलेगा वो भी आपका कौन सा है, कैपिटल रिसिप्ट है। इन सभी को मैंने डिटेल में अलग से वीडियो बना रखा है क्लास 12 वाला, वहां पे भी आप जाके इनको देख सकते हैं। अगला है, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, औसत उत्पाद मतलब एवरेज प्रोडक्शन जो, तो आप कैसे निकालते हो, कुल उत्पादन में हम क्या करेंगे, उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। सीमांत उत्पाद को भी समझाना है साथ में, तो सीमांत उत्पाद जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें हम साधन में कितना परिवर्तन किया है उसका हम भाग दे देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, सीमांत उत्पादन आ गया। और उसको समझाने के लिए आप एक सारणी भी बना सकते हो, ठीक है, और वो सारणी आपके अगले प्रश्न में बना रखी, ये वाली सारणी आप बना के भी ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको आप समझा सकते हो, इस वाले को, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं न्यूमेरिकल वाला ज्यादा सिंपल है तो आप न्यूमेरिकल वाला भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन दे रखा है, कुल उत्पाद देखिए, और श्रम की इकाइयां दे रखी हैं। अब अगर आपको औसत उत्पादन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इस कुल उत्पादन में साधन का भाग दे दोगे। तो सबसे पहले अगर आप 0 में 0 का भाग दोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर 5 में अगर 1 का भाग दोगे, डिवाइड करोगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 15 में 2 का डिवाइड करोगे, 7.5 आ जाएगा। फिर 30 में 3 का डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 40 में 4 का डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप औसत उत्पादन निकाल लेना। फिर अगर आपको सीमांत उत्पादन निकालना है तो सबसे पहले ये खाली, फिर देखिए यहाँ पे परिवर्तन कितना हुआ, 0 से लेके 5 का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा सेकंड नंबर पे, ठीक है, मतलब इसके सामने कितना होगा, सीमांत उत्पादन 5 होगा। जब श्रम की इकाई 1 इकाई प्रयोग की जा रही है, जब श्रम की दूसरी इकाई है तो यहाँ पे सीमांत उत्पादन कितना होगा, 15 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर श्रम की तीसरी इकाई का जो सीमांत उत्पादन है वो कितना होगा, 30 में से 15 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो सीमांत उत्पादन है कितना होगा, 40 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीमांत उत्पादन निकाल देंगे। सबसे पहले खाली आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, और फिर वापस 10 आएगा। ये हमने सीमांत उत्पादन निकाल दिया, ठीक है। सीमांत उत्पादन हमने कैसे निकाला, इनके बीच में अंतर कितना है वो देखा है। सबसे पहले 0, फिर 0 और 5 में 5 का अंतर है, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर 5 और 15 में 10 का अंतर है, ये 10 आ गया। 15 और 30 में 15 का अंतर है, फिर 15 आ गया। और फिर 30 और 40 में 10 का अंतर है, तो सबसे लास्ट में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला है, एक वस्तु की कीमत 10 रुपए और पूर्ति कितनी है, 100 इकाइयां। कीमत बढ़ के 12 रुपए हो जाए तो पूर्ति बढ़ के कितनी हो जाती है, 150 हो जाती है। तो पूर्ति की लोच यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कीमत आपकी है 10, उस समय सप्लाई कितनी है, 100 इकाइयां। कीमत अगर 12 हो जाए, बढ़ जाती है, तो पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी, 150 हो जाती है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। मांग की लोच आ जाए या पूर्ति की लोच आ जाए, फॉर्मूला तो यही रहेगा,
ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछे या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछे, दोनों में फॉर्मूला आपका ये रहेगा। बस क्यू का मतलब आप ध्यान रखने की, यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है, सप्लाई है, और डिमांड वाले में क्यू का मतलब किससे होगा, डिमांड से होगा। अब यहाँ पे आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। डेल्टा क्यू मतलब सप्लाई में परिवर्तन कितना हुआ, देखो 100 से 150 हो गई है, तो कितना परिवर्तन हुआ, 150 में से 100 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास में आ जाएगा 50 आ जाएगा, अपॉन डेल्टा पी, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 10 से 12, तो कितना परिवर्तन हुआ, 2 का, 12 में से 10 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 2, इंटू पी, पी का मतलब पहले वाली कीमत, तो पहले वाली कीमत कितनी यहाँ पे आपकी 10 है, और क्यू का मतलब क्या है, पहले वाली मात्रा आपकी कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे लिख दिया 100। बस इसको आपको क्या करना है, अब सोल्व करना है। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस एक जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बचा, 5/2, 5/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 करने पर आपके पास में आ जाएगा 2.5। तो जो इलास्टिसिटी आपकी है वो क्या है, एक से ज्यादा है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, पूर्ति की लोच क्या है, इकाई से अधिक। ई का मतलब इलास्टिसिटी, एस का मतलब क्या है, सप्लाई, पूर्ति से है। अगला है, एक फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। कोई भी दो तत्व आपको बताना है जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, एक फर्म की पूर्ति। तो आपकी बुक में जो लिख रखे हैं उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, प्रौद्योगिकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये प्रभावित करती हैं। दूसरा आपका इनपुट प्राइस, जो उत्पादन के साधन हैं या जिनको हम आगत कहते हैं उनकी कीमत भी प्रभावित करती हैं। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, यूनिट टैक्स, ठीक है, इकाई कर या सरकारी नीतियां भी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है, तो इनमें से आपको कोई से भी दो तत्व हैं जो वो समझाने हैं। अब देखिए जो डी सेक्शन आपका है उसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका सबसे पहला कौन सा है, भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, एक तो मुद्रा का निर्गमन करता है, इश्यू ऑफ करेंसी। दूसरा क्या है, वो बैंकों का बैंक है, बैंकर्स बैंक कहते हैं। सरकार का बैंकर है, गवर्नमेंट्स बैंकर है। ठीक है, फिर उसके बाद में विदेशी मुद्रा का वो संरक्षण है, संरक्षक। ठीक है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। फिर वो क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो इनमें से कोई से भी आपको चार कार्य जो है वो एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में। यहाँ अथवा में अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली के कौन कौन से दोष होते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी कमियां थी, तो बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी कमियां थी, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था एक तो, ठीक है, लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। फिर उसके बाद में स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य को हम संचय नहीं कर सकते, उसमें मूल्य को सही से नहीं माप सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, या अगर हमको भविष्य में भुगतान करना है तो ये सारी समस्याएं डिफर पेमेंट की अगर हम बात कर दिए सारी किस में आती है, बार्टर सिस्टम में आती है, वस्तु विनिमय प्रणाली में आती है। और मुद्रा ने इनको किस प्रकार से दूर किया है, तो इसमें जो जो इसकी कमियां थी वही सारे एक तरह से मुद्रा ने दूर कर दिए, वही मुद्रा के क्या क्या हो गए, कार्य हो गए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी में अगर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ मनी में आपका क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापक है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मुद्रा को हम क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, डिफर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, स्थगित भुगतानों का मान कर सकते हैं। इस तरीके से हम देखें तो मुद्रा ने क्या किया, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में कमियां थी उसको उन्होंने दूर किया है। अगला आपका है, उपभोक्ता के इष्टतम चयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर मतलब एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को किस प्रकार से अधिकतम करता है। ठीक है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहते हैं, ऑप्टिमल चॉइस कहते हैं। बजट रेखा और अनुदिमान वक्र की सहायता से उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बजट लाइन आप बनाओगे, देखो बजट लाइन आपकी कैसी होती है, ऐसी सीधी लाइन बनेगी ऐसे, और इन डिफरेंस कर आपको बनाने अनुदिमान वक्र, ये आपका होगा। और इस पॉइंट को अगर आप देखोगे, इसको आपने नाम दे दिया ई पॉइंट, तो ई पॉइंट आपका क्या है, ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर को बता रहा है, उपभोक्ता के इष्टतम चयन को बताता है। ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ पे जो अनधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व 2-3 और बना सकते हो। ठीक है, जैसे एक आपने इससे नीचे बना दिया, एक आपने इससे ऊपर बना दिया,
और फिर इसको आपको क्या करना है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ये आपको डायग्राम बनाना है। इधर आपके पास में क्या आ जाएगा, वस्तु y, और x पे आ जाएगा आपका वस्तु x। कोई भी दो वस्तुओं के आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हो। ये आपकी जो बजट लाइन है, बजट रेखा, इसको आपने नाम लिख दिया, ये A और ये आपकी क्या है, B। और फिर इस डायग्राम को आपको क्या करना है, थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। अगला है मांग वक्र में शिफ्ट एवं मांग वक्र की दिशा में गति को समझिए। ठीक है, मांग वक्र में शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, वस्तु की कीमत के अलावा, ठीक है, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर जो मांग को प्रभावित करते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स, उसमें चेंज होने से अगर मांग में चेंज होगा, परिवर्तन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मांग वक्र में शिफ्ट। इसमें मांग वक्र जो आपका है वो क्या होगा, दाईं ओर भी शिफ्ट हो सकता है, राइट वर्ड, ठीक है, या फिर जो हमारा मांग वक्र है वो लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, दोनों तरफ आपका शिफ्ट हो सकता है। जबकि मांग वक्र की जो दिशा है उसमें गति का मतलब क्या हो गया, एक ही मांग वक्र पर अगर परिवर्तन हो, ये हमारा मांग वक्र है, ठीक है, उसमें कीमत कितनी है ओ से लेकर पी, और मांग कितनी है ओ से लेकर क्यू, डिमांड इतनी है। अगर कीमत कम हो जाए तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन पहला मांग वक्र के ए बिंदु पे थे, अब कहां पे आ गए, बी बिंदु पे आ गए। ठीक है, इसको भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा, आप वीडियो देखिए, वहां पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मांग वक्र की दिशा में मतलब मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड करो, मतलब एक ही मांग वक्र पर जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मांग वक्र की दिशा में गति। और इसमें दो स्थिति आपकी कौन सी होती हैं, मांग में संकुचन और मांग में विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। जबकि जब हम मांग वक्र में शिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें दो स्थितियां कौन सी होगी, अगर मांग बढ़ेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, और मांग घटेगी उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। और फिर देखिए अंतिम प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है उसको आपको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो डायग्राम इसमें आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम आपका कैसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कुल उत्पादन है, जहां पे कुल उत्पादन बढ़ रहा है, शुरू में सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाता है, ये वाला डायग्राम जो आपको। और फिर औसत उत्पादन का जो डायग्राम है वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ये आपका एवरेज प्रोडक्शन है। ये डायग्राम, इसमें उत्पादन की तीन अवस्थाएं होती हैं, ये प्रथम अवस्था, ये द्वितीय अवस्था, और उसके बाद वाली तृतीय अवस्था है। तो उत्पादन की इन तीनों अवस्थाओं का आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, प्रोडक्शन की तीन स्टेज होती हैं। फर्स्ट को आप क्या बोलते हो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। सेकंड को हम क्या कहते हैं, घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और थर्ड को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स कहते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिनल प्रोडक्शन आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और अंतिम प्रश्न आपका क्या है इसमें, देखिए अथवा में दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत के बीच में आपको संबंध को दर्शाना है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ये आपको। ये आपका दीर्घकालीन सीमांत लागत है और ये आपका है दीर्घकालीन औसत लागत है। दोनों के बीच में क्या संबंध है, पहला संबंध आप देखोगे तो फर्स्ट हो जाएगा आपका कि जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत भी घटती है, लेकिन सीमांत लागत तेजी से घटती है। दूसरा संबंध, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है। और तीसरा संबंध आपका हो जाएगा कि जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसके बराबर होती है, सीमांत लागत अगर उसको क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर है उसको हमने समझने का प्रयास किया है, और सारे क्वेश्चंस के आंसर सभी चैप्टर के मैंने वीडियो भी बना रखे हैं। अगर आप चाहें तो वहां जाके भी आप सारे वीडियो या प्ले लिस्ट में आप देखिए, क्लास 12 का जो है उसमें जाके आप देख सकते हैं, सभी के आंसर आपको वहां डिटेल में और मिल जाएंगे।